हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी के लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंपैरिजन बिटवीन लैंटिक और लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। लैंटिक और लोटिक फ्रेश वाटर में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ लिया था। इस प्रकार जो हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम था या फ्रेश वाटर हैबिटेट था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैराइन वाटर हैबिटेट के बारे में। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? साल्ट वाटर हैबिटेट या मैराइन वाटर हैबिटेट। साल्ट वाटर हैबिटेट या हम लोग बोल सकते हैं मैराइन वाटर हैबिटेट, मतलब लवणीय जलीय आवास। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या बोला जाएगा? लवणीय जलीय आवास। बात करें हम मैराइन वाटर या साल्ट वाटर हैबिटेट, तो साल्ट वाटर हैबिटेट क्या होगा? मतलब इस प्रकार का जो हैबिटेट होता है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अधिक मात्रा में होती है। मतलब इस प्रकार के जलीय आवास में साल्ट वाटर हैबिटेट के मतलब क्या है? जलीय आवास। तो हम लोग किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे? जलीय आवास के रेफरेंस में। तो इस प्रकार के आवास में इस प्रकार के जो जलीय आवास होता है इसमें साल्ट की जो मात्रा होती है या लवण की जो मात्रा होती है वो अधिकतम पाई जाती है। मुख्य रूप से वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, समुद्रों का जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा या नमकीन होता है। तो इस प्रकार के आवास में मुख्य रूप से किनको इंक्लूड किया गया है? समुद्रों को इंक्लूड किया गया है। इसलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं मैराइन हैबिटेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बिकॉज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, इन ऑन द अर्थ 70% जो अर्थ होती है वो कवर्ड है किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। और जिसमें भी मुख्य रूप से जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। मतलब इसमें लवणों की जो मात्रा है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें ओशेनोग्राफी। तो ओशेनोग्राफी क्या होता है भाई? समुद्रों के जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी आदि का अध्ययन। समुद्रों के जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी आदि का जो अध्ययन होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यह भी एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम समुद्रों के जीव विज्ञान, मतलब समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के बारे में, उसकी केमिस्ट्री, मतलब इसके पानी में कौन कौन सी कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं वो, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी करते हैं। विज्ञान की यह शाखा जो होती है वो क्या कहलाती है? ओशेनोग्राफी कहलाती है। क्लियर है? इसी के साथ अगर हम बात करें मैराइन बायोलॉजी, तो मतलब समुद्रों का जो जैविक अध्ययन होता है वो क्या कहलाएगा? मैराइन बायोलॉजी। मतलब समुद्रों की जैविकी का अध्ययन जो होगा वो क्या कहलाएगा भाई? मैराइन बायोलॉजी। वी ऑल नो दैट बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में मतलब सभी जीवित जीवों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी। और नाम क्या है? मैराइन। तो सिंपल सी बात है, मैराइन किसके रेफरेंस में लेंगे? समुद्रों के रेफरेंस में। तो समुद्रों की जैविकी का अध्ययन जो होता है वो मैराइन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है? इसी प्रकार मैराइन इकोलॉजी। नेक्स्ट अपना मैराइन इकोलॉजी। We all know that student, इकोलॉजी क्या है? द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। क्या कहला रहा है? इकोलॉजी। मतलब जीवों व पर्यावरण के बीच के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं भाई? इकोलॉजी कहते हैं। नाम क्या है? मैराइन। मतलब समुद्र की पारिस्थितिकी का अध्ययन। समुद्र की पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाएगा? मैराइन इकोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें बैथोमीट्री। बैथीमीट्री
तो बैथीमीट्री क्या होती है? समुद्र की गहराई या पैंदे की बनावट का अध्ययन। समुद्रों की पैंदे की बनावट का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई? बैथीमीट्री। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो थे हमारे जो जनरल वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटेट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटेट। मैराइन वाटर हैबिटेट या हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं लवणीय जलीय आवास की विशिष्ट लक्षण। ठीक है, विशिष्ट लक्षण। अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करें तो लवणीय जलीय आवास के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट अपना लवणता या खारापन, सैलिनिटी। लवणता या क्या होता है? खारापन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि लवणता समुद्री आवास का विशिष्ट लक्षण होता है। मुख्य रूप से इनमें जो लवणों की जो सांद्रता होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। क्लियर है इतनी बात? अगर हम बात करें समुद्री जल में जो लवणों की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है? लगभग 3 से 4%। कितना प्रतिशत होती है भाई? 3 से 4% होती है। और अगर हम बात करें इस वाटर में विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी सैलिनिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। लगभग अगर हम बात करें 49 जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो ज्ञात किए जा चुके हैं, जो मैराइन वाटर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जिसमें से अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से इस पानी में जो पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम। कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, ठीक है, सल्फेट आयन आदि जो लवण होते हैं या आदि जो तत्व होते हैं मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं, जो इस वाटर की जो सैलिनिटी है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये मुख्य लवण होते हैं जो लगभग 80% भाग में या 80% जो जल में जो पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो होते हैं। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड्स। ठीक है, इसके अलावा और भी जो तत्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन तत्वों की जो मात्रा होती है संपूर्ण समुद्र में एक समान होती है, धाराएं प्रवाहित होती रहती है। इसके कारण कंटिन्यू जो वाटर होता है वो फ्लो होता रहता है। क्लियर है? तो ये था अपना सैलिनिटी या लवणता। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड अपना लाइट या हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो अगर प्रकाश की अगर हम बात करें, जो प्रकाश होता है वो सभी जीवों के लिए एक आवश्यक तत्व होता है, चाहे वो समुद्री जीव हो या स्वच्छ जलीय जो जीव होते हैं, उन सभी में जो लाइट होती है एक लिमिटिंग फैक्टर्स की तरह कार्य करती है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो सभी जीव होते हैं उनके लिए लाइट का होना अत्यंत आवश्यक होता है अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, चाहे फिर वो प्रोड्यूसर्स हो या कंज्यूमर्स हो। तो लाइट क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है
क्योंकि चाहे फ्रेश वाटर हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म हो या प्रोड्यूसर हो या फिर मैराइन वाटर के प्रोड्यूसर्स हो, ये सभी लाइट की प्रेजेंस में ही अपना क्या करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लाइट की तीव्रता की, तो समुद्र की सतह पर प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा अधिक होती है। समुद्र की जो सरफेस होती है, अपर सरफेस, उसके ऊपर लाइट के पेनिट्रेशन सीधा लाइट के कांटेक्ट में होने के कारण यह जो क्षेत्र होता है अत्यधिक प्रकाशिक क्षेत्र होता है। सिंपल सी बात है, जैसे ये कोई समुद्र है और ये क्या है, लाइट, तो सिंपल सी बात है डायरेक्ट क्या हो रही है, लाइट इसके ऊपर गिर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रकाशिक की तीव्रता होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, पानी जो होता है वो तट की ओर कम गहरा व गंदला होता है। अगर हम बात करें, अगर तट की ओर पानी की जो गहराई कम होती है और लेकिन अगर पानी गंदला है, तो पानी के गंदलापन की वजह से इसमें पेनिट्रेशन ऑफ लाइट ठीक प्रकार से नहीं होती है। क्यों होगी भाई, विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस के जमा हो जाने के कारण पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इजीली नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है या इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती जाती है भाई, कम होती जाती है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस सरफेस पर जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ लाइट या सीधे प्रकाश के संपर्क में है, कोई खुला क्षेत्र है और जहाँ पर गंदलापन कम है, वहाँ पर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट अधिक होने की वजह से जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो सर्वाधिक होती है। मेन फैक्टर काम करेगा क्या, इसका गंदलापन। अगर गंदलापन नहीं है तो 100 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक क्या होता है भाई, प्रकाशित क्षेत्र होता है। क्लियर है। क्यों, सिंपल सी बात है, पानी साफ है, स्वच्छ पानी है, तो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इजीली हो जाती है, क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण पेनिट्रेशन इजीली हो जाएगा और यह जो क्षेत्र होगा अत्यधिक प्रकाश वाला क्षेत्र होगा। सिंपल सी बात है, जब प्रकाशित क्षेत्र प्रकाश इजीली जीवों को अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं इनका फॉर्मेशन भी क्या होगा, अधिक पाया जाता है। रीजन क्या है, प्रोड्यूसर अपना फूड इजीली बना लेंगे। इसी के साथ साथ इस जो क्षेत्र में O2 की जो मात्रा होगी वो भी अधिक होती है। क्लियर है। तो लगभग 100 मीटर तक का क्षेत्र जो होता है, 100 मीटर तक का जो एरिया होता है वो प्रकाश के लिए अत्यधिक प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर अधिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो समुद्र होते हैं वो गहरे होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं तो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट ठीक तरीके से नहीं होता है, जिससे जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें 150 मीटर की गहराई पर, 150 मीटर की गहराई पर प्रकाश की तीव्रता ना के बराबर हो जाती है या समाप्त हो जाती है। और अगर हम बात करें 300 मीटर की गहराई की, तो 300 मीटर पर गहराई पर जो प्रकाश की जो पेनिट्रेशन है वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। प्रकाश का पेनिट्रेशन नहीं होने के कारण यह जो क्षेत्र होता है वो कंप्लीट अंधकार में क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पर डार्कनेस पाई जाती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं होने के कारण यह जो क्षेत्र होता है वो जीवों के लिए भी फेवरेबल नहीं होता, तो मतलब बहुत ही कम यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, जीव पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर या तापमान, तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो कम गहरे क्षेत्र होते हैं, जैसे हम लोगों ने फ्रेश वाटर हैबिटेट में लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट पढ़ा था, ये कम गहरे क्षेत्र थे और इनमें पानी की मात्रा कम थी, तो इनमें जो तापमान या टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा पाया गया। लेकिन जितनी ज़्यादा गहराई पाई जाती है तो टेम्परेचर में परिवर्तन भी उतना ही कम देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान जो होता है वो समुद्री जलीय जो आवास होता है इसमें तापमान में परिवर्तनशीलता कम देखी जाती है। परिवर्तनशीलता क्या होती है भाई,
कम होती है। रीजन क्या है? क्योंकि लहरें कंटिन्यू चलती रहती हैं और लहरें कंटिन्यू चलने के कारण टेम्परेचर के ऊपर विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके साथ ही साथ ये जो आवास होते हैं वो कैसे होते हैं? गहराई में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके जो तापमान में जो परिवर्तन होते हैं वो मौसम के अनुसार अगर हम देखने की बात करें तो तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर तापमान में क्या देखा जाता है? परिवर्तन। किसमें? तटीय क्षेत्रों में मौसमी तापमान में क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें खुले गहरे क्षेत्र में, तो खुले गहरे क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वो कम होता है। इसके अलावा 500 से 1500 मीटर गहराई में, अगर जितनी ज्यादा हम गहराई में जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, और जब पेनिट्रेशन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर भी हाई नहीं होगा। तो ठीक है, तो टेम्परेचर हाई नहीं होने के कारण ज्यादा गहराई में जाने पर टेम्परेचर में क्या देखने को मिलती है? गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन तटीय क्षेत्रों में परिवर्तनशीलता दिखेगी, वैसे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन बहुत ही कम पाया जाता है। क्लियर है बात? और 500 से 1500 मीटर की गहराई के बाद क्या होता है? टेम्परेचर में क्या आने लगती है? गिरावट आने लगती है। तो ये थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटेट। बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना क्लियर है?